प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। तो आज का हमारा जो विषय है वो पुनरावृत्ति है, यानी कि पाठ हम ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कक्षा आपकी 10 है, कार्यपत्रक आपका 47 यानी 47, तारीख हमारी है 21/10/2020। यहाँ आपका नाम, यहाँ कक्षा अध्यापक नाम, ये सब करते रहें, आपको मालूम ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति कर दूं, बता दूं कि उसमें क्या है। उसमें है कि जब सीता का स्वयंवर होता है तो धनुष, शिव के धनुष को तोड़ने की शर्त होती है और उस धनुष को श्री राम तोड़ देते हैं और उस धनुष के टूटते ही वो हवा में फैल जाती है बात, और ये बात पहुंचती है क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति यानी कि ऋषि मुनि परशुराम जी के पास। और परशुराम जी क्रोध से उबलते हुए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर जो राम और लक्ष्मण और परशुराम तीनों के बीच जो संवाद होता है उसी को पाठ का नाम दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये जो कविता का अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस से बालकांड से लिया गया है। तो इसमें मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, तो हम इसमें अभ्यास करना है महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आइए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर क्या है? उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो उत्तर हमारा है धनुष पुराना तथा अत्यंत जीर्ण यानी खराब हालत में था। राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था पर कमज़ोर होने के कारण यह छूते ही टूट गया। लक्ष्मण बोला कि मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक समान हैं, ऐसे पुराने धनुष के टूट जाने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है यानी कि बेकार है। तो लक्ष्मण ने और भी बातें कही कि भी ऐसे धनुष तो हम बचपन में भी तोड़ दिया करते थे, इसमें इतना कौन सा चीखने चिल्लाने या गुस्सा करने वाली बात है। तो परशुराम को लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक शैली में अपनी बात हंसी मजाक के लहजे में उनको गुस्सा और भी दिला दिया। तो ये कुछ तर्क उन्होंने दिए। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिक्रियाएं मतलब कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन, यानी रिएक्शन जो हुआ, प्रतिक्रियाएं हुई, दोनों का नेचर बताना है, स्वभाव बताना है लक्ष्मण और राम का। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर हमारी स्क्रीन पर है, हम पढ़ लेते हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर हमारा है कि राम की भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोध करने पर भी उन्होंने अपनी कोमलता को नहीं छोड़ा। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। राम स्वभाव से शांत और लक्ष्मण गुस्से वाले। राम ऋषि मुनियों का आदर करने वाले थे और लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा नहीं था। राम की शीतल वाली जल के समान अग्नि को शांत करने वाली थी, परंतु लक्ष्मण की अग्नि को भड़काने वाली। यहाँ पर वाली की जगह आप वाणी कर लीजिएगा, वो गलती से लिखा गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वाणी है, शीतल वाणी यानी कि भाषा, ज़बान जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं कि बोलचाल में मिठास होनी चाहिए, तो ये फ़र्क है। तो उत्तर हमने देख लिया है, यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि वाणी, वाली की जगह हमें वाणी करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि राम जो थे कोमल स्वभाव के थे, उनकी भाषा सरल थी, आसान थी, मीठी थी, चुभने वाली नहीं थी। और इसके विपरीत लक्ष्मण जो थे वो क्रोधी थे और उनको और ज़्यादा परशुराम जी को क्रोध वो दिला रहे थे।
तो दोनों के स्वभाव में अलग अलग अंतर है जो आपको देखने को मिल रहा है। राम ऋषि मुनियों की सेवा और सम्मान करने वाले थे, जबकि लक्ष्मण ऐसा कुछ समझते नहीं थे। वो तो एकदम से कुछ भी जवाब दे देते थे और डरते किसी से नहीं थे। तो दोनों में अलग अलग असमानताएं हैं। तो बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इसमें पूछा है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्द संवाद शैली में लिखे। यानी डायलेक्टिकल यानी संवाद हमारे व्याकरण में भी है। तो जो भी लाइनें हमें अच्छी लगी हैं उसको हमने हिंदी में यानी आसान तरीके से संवाद यानी डायलॉग के तरीके में लिखना है। तो देखते हैं इसका उत्तर हमारा स्क्रीन पर है। लाइन है कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण के उकसाने पर, उनकी बेइज्जती करने पर गुस्से में परशुराम ने कहा कि मुझे क्रोध मत दिलाओ, ये फरसा देख रहे हो, ये तुम्हारी मौत है, और अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे परिवार वाले पछताएंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जवाब देते हैं कि तुम्ह तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागू लगावा लागी बोलावा। कि तुम तो बार बार वीरता की, हाँ, बार बार मेरे लिए काल और मौत को बुलाए जा रहे हो, जैसे कोई मैं बालक हूँ। तो यहाँ हम इस तरीके से संवाद लिख सकते हैं कि हमें यह संवाद अच्छा लगा। संवाद शैली में यह इस प्रकार होगा। परशुराम अपनी वीरता की डींग हाँकते हुए लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, आप तो बार बार मेरे लिए काल मौत को बुलाए जा रहे हैं। परशुराम, तुम जैसे दुष्ट बालक के लिए यही उचित है। लक्ष्मण, काल कोई आपका नौकर है जो आपके बुलाने से भागा भागा चला आएगा। तो इस तरह से हम संवाद को और भी बढ़ा के लिख सकते हैं और भी लंबा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको लिख दिया गया है। तो बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियां हैं, बिहिसि लखुन बोले मृदुबानी, आहा मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। तो आइए देखते हैं इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, स्पष्ट करते हैं इसके भाव को। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि भाव स्पष्ट करना। पहला जो हमने लाइन पढ़ी कि बेहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। तो यहाँ पर बिहसी हंसते हुए, बी हंसी मतलब हंसते हुए, लक्ष्मण यानी परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं, आप परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले, आप तो बार बार अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, मुनि आप तो महान योद्धा अभिमानी हैं, आप मुझे फरसे का बार बार भय दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं, मानो आप फूंक मारकर विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहली लाइन का अर्थ है बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, यानी प्यार की मीठी वाणी में हंसते हुए बोले कि ओहो मुनीसु महाभट माने, आप तो बहुत ही महान योद्धा हैं, अभिमानी हैं, माने जाने योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और पुनि पुनि मतलब बार बार, कुठारू मतलब फरसा, कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, जैसे किसी पहाड़ को अपनी फूंक से उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ। तो आइए बढ़ते हैं हम दूसरे भाव की तरफ। दूसरा भाव हमारा स्क्रीन पर है कि यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ और भाव क्या है। आपके सामने स्क्रीन पर दूसरे पंक्तियों का भाव यहाँ पर है। तो पढ़ लेते हैं नंबर 2 पर कि क्या लिखा है इसमें। आइए हम पढ़ते हैं नंबर 2।
कि परशुराम बार बार तर्जनी उंगली दिखाकर लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे थे। यह देख लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं सीताफल की नवजात बतिया यानी फूल के समान निर्बल नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी उंगली के इशारे से डर जाऊंगा, और मैंने आपके प्रति जो भी कहा वह आपको फरसे और धनुष बाण से सुसज्जित देखकर ही अभिमान पूर्वक कहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, कुम्हड़बतिया होता है ऐसा फूल जो बहुत नाजुक हो, जिसको छूते ही वो मुरझा जाए। जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि ये जो तर्जनी यानी बीच की उंगली दिखाकर मुझे डरा रहे हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। देखी कुठारु सरासन बाना यानी फरसा और धनुष बाण, सरासन मतलब धनुष बाण और कुठारू मतलब फरसा। देखी कुठारू सरासन बाना यानी आपको फरसा और धनुष बाण से सुसज्जित होकर देखा है, इसलिए मैंने जो भी कहा बहुत हिम्मत और अभिमान पूर्वक कहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों पंक्तियाँ कविता की समझ आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गतिविधि है आपके लिए, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना कर एक कहानी लिखिए। आइए उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी या अनुभव शेयर कर देता हूं। आप उससे आइडिया लेकर अपने ढंग से, अपने मन से, अपनी रचना से एक कहानी या अनुभव लिखेंगे। आइए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ देता हूँ और आप समझ जाएंगे कि अपना अनुभव कि हमें किसी को कम क्यों नहीं आंकना चाहिए। कि आप कितने भी बुद्धिमान हों या चालाक क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी आपको भी मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा ही एक अनुभव मेरा भी है। मैं अपने ज्ञान पर बहुत इतराता था। मुझे लगता था कि ऑफिस में मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। मैं घमंड से भरा रहता था। मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। रमेश जो मेरे ऑफिस में ही कार्य करता था, हमेशा चुप और शांत रहकर मुस्कुराता रहता था। एक दिन अचानक से मुख्य ऑफिस की तरफ से अधिकारियों ने छापा मारा और सबसे उनके कार्य की रिपोर्ट मांगी जाने लगी। मुझे लगा मेरा सारे कार्य पूरा है, मैं निश्चिंत था। लेकिन अधिकारी ने जब मेरा कार्य देखा, उसमें एक बड़ी गलती पकड़ ली। रमेश चुपचाप देख रहा था। अधिकारी मुझे डांटने लगा, लेकिन बीच में ही रमेश उठा और उसने अधिकारी को एक कागज़ देते हुए कहा कि गलती से गलत कागज़ फाइल में लग गया है। तो यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, ये यानी गलत शब्द है, जल्दबाजी में कई बार हो जाता है, तो यहाँ सही कर लीजिएगा, गलती से गलत कागज़ फाइल में लग गया है। ये है असली रिपोर्ट। रमेश ने मेरी इज्जत बचा ली। अधिकारी चले गए। जिस रमेश को मैं ऐसे ही समझता था, वो छुपा रुस्तम निकला और मेरा घमंड टूट चुका था। तो यहाँ आपने देखा कि हमें कभी भी अपने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलता है। तो किसी की क्षमता को, ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वर्कशीट प्रश्न अभ्यास समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं लेता हूँ विदा। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए, बार बार समय समय पर हाथ धोते रहिए और भीड़ से बचते रहिए। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपको देता हूँ शुभकामनाएं। तब तक के लिए विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर।